इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो सदिशों का कैसे गुणनफल किया जाता है। लेकिन ये गुणनफल वन टाइप का नहीं है, ये गुणनफल दो टाइप का है। मतलब पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सदिश गुणनफल क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका अदिश गुणनफल क्या होता है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको डिस्कस करके बताऊंगा अदिश, फिर बताऊंगा सदिश। सिंपल सी बात है कि अगर दो सदिशों को आपस में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है या जो भी राशि आती है वो हमारी सदिश होती है, सो उसे हम लोग कहेंगे कि ये सदिश गुणनफल है। और जबकि अगर दो सदिशों को गुणा करते हैं और कोई भी एक राशि ऐसी आती है जो अदिश होती है तो हम इसे कहेंगे अदिश गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई उदाहरण लिया, मैं आपको अभी नोट्स यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा अच्छे से कॉपी पे, सो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि एग्जाम्पल ले लूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स, जिसे हम लोग बल कहते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए डिस्प्लेसमेंट से, जिसे हम लोग विस्थापन कहते हैं, सो बल गुणे विस्थापन, हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा जो आएगा वो वर्क मतलब कार्य आएगा। अगर मैं बात करूं तो ये एक सदिश राशि है और ये भी एक सदिश राशि है, लेकिन वर्क जो आया है मतलब कार्य जो हुआ है वो एक अदिश राशि है। सो दो सदिशों को गुणा किया, तो अगर दो सदिशों को हम गुणा करते हैं तो ये हमारी कैसी राशि है बच्चों? ये हमारी वेक्टर है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। तो दो सदिशों का सदिश गुणन सदिश, अगर आंसर आता है आपका अदिश, सो इसे कहेंगे हम अदिश गुणनफल। सिंपल सी बात थी जिसे देखकर डर लगता है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कोई भी एक ऐसी राशि ले ली जिसको आपस में किसी दूसरी राशि से, जिसे सदिश ही कहेंगे, मल्टीप्लाई कर दे और आंसर आपका आ जाए सदिश, सो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना? यस, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर ले लूं जिसे हम लोग आर कहते हैं, और अगर मैं इसको फोर्स से बल से मल्टीप्लाई करूं तो इससे आएगा टाउ, जिसे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। और ये जो बल आघूर्ण है ये आपकी कौन सी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है। तो बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से पता हो गई होगी कि दो सदिशों को अगर आपस में गुणा करते हैं तो उनसे सदिश राशि भी आ सकती है और उनसे एक अदिश राशि भी आ सकती है। जैसे सदिश को सदिश से गुणा किया, अदिश आ गई, सदिश से सदिश का गुणा किया, अदिश आ गई। सो इसका मतलब यहां से हो गया क्लासिफिकेशन, दैट इज वर्गीकरण, कि हमने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हमारा कहलाया सदिश गुणनफल और दूसरा हमारा ये जो पहला यहां आप देख रहे हैं अदिश गुणनफल, और ये जो आपने देखा ये अदिश है और जो ये आपने देखा ये सदिश गुणनफल है, क्योंकि ये भी सदिश और बच्चों आंसर जो आया वो सदिश आ गया। सो अब हम लोगों ने हेडिंग डाली कि दो सदिशों का सदिश व अदिश गुणनफल क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो सदिशों का हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? बीजगणितीय गुणनफल नहीं कर सकते। दो सदिशों का बीजगणितीय गुणनफल नहीं कर सकते हैं, अर्थात सदिश को सदिश से गुणा करने पर सदिश राशि भी आ सकती है और सदिश को सदिश से गुणा करने पर अदिश राशि भी आ सकती है। इसलिए इन दो सदिशों का सदिश व अदिश गुणनफल अलग अलग हमारी हेडिंग हो जाएंगी बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल आखिर क्या होता है। आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो हम लोग शॉर्ट में हम लिखते हैं, आप पूरा हेडिंग लिख लीजिएगा, अदिश गुणनफल। क्या हेडिंग लिख लेंगे आप? अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। बच्चों इस अदिश गुणनफल को हम लोग बिंदु गुणनफल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसको डॉट गुणनफल बोलते हैं, तो मैं हिंदी में इसको डॉट गुणनफल, दैट इज डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूं, दैट इज डॉट गुणनफल। अब बच्चों अब आपको डिफिनेशन यहां पे लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखिएगा, यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश हो, यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश हो तो इसे कहते हैं हम लोग अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल उदाहरण में लिखिएगा कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, इन्हें गुणा करने पर प्राप्त राशि कार्य, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अदिश
होती है तो यह एक हमारा कैसा उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया हमारा अदिश गुणनफल का। इसे कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है a डॉट b, ऐसे लिखा जाता है। मतलब अदिश गुणनफल को हम डॉट लगाकर लिखेंगे, हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग सदिश गुणनफल कहते हैं। सो आप जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे इसे दो, मतलब यह लिख सकते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल a डॉट b द्वारा लिखा जाता है। लेकिन a डॉट b द्वारा हम लोगों ने लिख तो दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनको हमने लिख तो दिया, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी और कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है यहां नीचे लिखेंगे, जहां थीटा जो क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण है, सदिशों के बीच का कोण। सो लिखेंगे आप दोनों सदिशों के बीच का कोण। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, दोनों सदिशों के बीच का कोण। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो थीटा है वो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं कि थीटा का मान कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया भी था, 180 हो सकता है, लेकिन ये 0 से 180 के बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ये आप अपनी कॉपी पे नोट लिखेंगे। सो आई होप अदिश गुणनफल आपको समझ में आया होगा। अब ये बात आपने लिख ली है। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों a में अंतर क्या है। आपको पता है कि अगर a के ऊपर वेक्टर लग गया है तो वो इसकी क्या है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये इसका परिमाण होता है, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ थीटा बराबर दो सदिशों के बीच का कोण, ब्रैकेट में आप इस वैल्यू को लिख लेंगे, और उसके बाद फिर आप क्या लिख लेंगे, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा कि a क्या है, a है a वेक्टर का परिमाण, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और b क्या है, ये है आपका b वेक्टर का परिमाण। जब मैं आपको अभी इसके एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा सो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आई होप बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा। देखिए ये आपका a वेक्टर हो गया, मान लो ये आपका a वेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका b वेक्टर। इनके बीच का जो कोण है, मान लो इनके बीच का कोण जो है वो थीटा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये इसमें डायरेक्शन क्यों बनाई। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोण बनता है ये a के सापेक्ष बनता है, मतलब यहाँ से मेजर किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है कि ये जो कोण होगा ऐसे होगा। अगर आप इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये a के सापेक्ष मेजर किया गया है, सिंपल सी बात थी। और ये बच्चों क्या है, हमारा b वेक्टर है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि दो सदिशों का गुणनफल जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये सिंपल सा था। अब हम इनके कुछ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अदिश गुणनफल के गुण। क्या हेडिंग होगी आपकी, आपकी हेडिंग होनी चाहिए अदिश गुणनफल के गुण। ठीक है बच्चों, अदिश गुणनफल के गुण। तो कौन कौन से गुण हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट, जिसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ए पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, आप हेडिंग ए पॉइंट की डालेंगे और लिखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, और जीरो हो सकता है। हिंदी में लिखना बच्चों, शून्य लिखना, शून्य बच्चों, ठीक है। ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पर कब होगा मेरे यार, देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए बी और बीच में डॉट एरो लगा है और आता है आंसर ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यदि इसमें तीन केस आते हैं, पहला केस अगर थीटा का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री से कम आए, और अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम आया है सो 90 डिग्री से कम में कॉस की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसा आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, मैथ्स में पढ़ के आए हो ना, कि सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अगर
थीटा का मान 90 डिग्री से कम आया बच्चों, सो जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा तब जो A डॉट बी हम लोग निकालेंगे। अब A डॉट बी बोल दो, समझ जाना सदिश गुणन की बात कर रहे हैं सर जी, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, वो आएगा कैसा, धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ धनात्मक लिख लेना, सिंपल सी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों अगर बी केस थीटा का मान अगर मान लो 90 कर दिया जाए, अब इतना तो सब समझदार हो कि अगर थीटा का मान 90 कर दिया जाएगा तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू जो sin 0 की वैल्यू होती है वो होती है, इसका मतलब 0 होगा। तब इस केस में A डॉट बी निकालेंगे, सो आंसर बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा मेरे लाल, 0 आएगा। अब अगला केस सी नंबर केस, थीटा का मान अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, तब ए जो डॉट बी निकालोगे वो आंसर आएगा आपका ऋणात्मक, दैट इज निगेटिव। पर आपके मन में एक सवाल आया होगा क्योंकि हो बड़े गणितज्ञ तुम, मेरी बात को समझो। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सर जी क्या 90 से सारी वैल्यू 90 के बाद जितनी होती है वो कॉस की निगेटिव होती है? नहीं मेरे लाल, मैथ में तुम पढ़ के आओ। देखो यहाँ गणितज्ञ बनने की कोशिश मत करना, यहाँ पे पॉजिटिव होती है कॉस की वैल्यू और यहाँ पे निगेटिव होती है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ना 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 निगेटिव होती है, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैंने बताया भी है कि आजा सनम तेरी कसम, आजा मतलब आज ऑल पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। लेकिन बच्चों फिर आपके मन में आया होगा अरे तो सर जी जब इस चतुर्थांश में पहुँचेंगे तब क्या होगा, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है, ये तो 180 से भी ज़्यादा हो गया। तो मैंने आपको बताया क्या था कि थीटा का मान 180 से ज़्यादा लेना ही नहीं है, थीटा का मान 180 से ज़्यादा लेना नहीं है, मतलब हमको इन नीचे वाले चतुर्थांशों से मतलब है ही नहीं। कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है, भाग मत जाना, ठीक है। नहीं समझ में आया इग्नोर मारो, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको समझने की, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझ ली ना तो समझ लो, फिर आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि वाई नॉट इज 180 डिग्री ईयर, यहाँ पे 180 डिग्री क्यों नहीं लिखा गया। समझ गए मेरे लाल, सिंपल सी बात थी, हर जगह से गुजरा हुआ है सब कुछ। चलो ये बात समझ में आ गई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट दैट इज बी, ठीक। दो सदिशों का गुणनफल, अगर हम ए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हेडिंग डाल लो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो तो ए डॉट बी अगर हम लोग करेंगे, मान लो ए डॉट बी हमने किया, सो अगर हम बी डॉट ए करें तो ये सही होगा। यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर्स, याद रखिएगा, ये काम आएगा। अभी ये प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक, कि अगर हम ए डॉट बी करें और बी डॉट ए करें तो क्या आंसर सही आएगा। अब आपके मन में जरूर आया होगा सर जी अगर 4 से 5 का गुणा करेंगे तब भी आएगा 20, और 5 और 4 से करें तब भी 20 आएगा। हाँ 20 आएगा मेरे लाल, लेकिन अगर मैं 4 गुणे 5 और 5 गुणे 4 सदिशों में कर दूं तो गलत हो जाएगा। अभी आगे पढ़ोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, सी पॉइंट हो गया, अब बी हो गया, अब सी पॉइंट देखो, ठीक है। क्रम विनिमय नियम हमने बता दिया। अब लिख लो कि अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, हेडिंग होगी वितरण नियम का पालन करता है। इसका मतलब कि अगर वितरण नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ए वेक्टर है, इसको मैंने बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर ऐसे लिखा है, पढ़ा होगा आपने। तो अगर मैं इसको ए से इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ, मतलब ये नॉर्मल जो मल्टीप्लाई आप पढ़े हैं वही है, बाकी कुछ नहीं है। और बी को, ए को मैं सी के साथ करना चाहूँ तो ए सी हो जाएगा। बच्चों आ रही बात समझ में कि ए से बी का, ए से सी का, तो ये हो गया हमारा कौन सा नियम बच्चों, फिर से बैक करके पीछे सुन लो, या मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्रम विनिमय नियम ऊपर वाला है और नीचे वाला है आपका वितरण नियम, ठीक है। तो इतने पॉइंट हो गए, सी हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब डी पॉइंट जो अब लिखने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो परस्पर लंबवत सदिश, हाँ मैंने क्या बोला, दो लंबवत सदिशों का
दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, हेडिंग लिखना है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। क्या कहा मैंने? दो लंबवत सदिशों का। डायग्राम बना लो नीचे कि दो सदिश हैं जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है। ठीक है बच्चों, अगर 90 डिग्री का बन रहा है सो अगर हम यहां पे लिखें कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो आएगा ए बी कॉस, बस करो दादा, काहे इतना परेशान कर रहे हो, सो कॉस थीटा। लाइट बार बार ऊपर नीचे हो रही है। सो ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने 4 गुणे 0 किया तभी आंसर 0 आएगा, मतलब एक संख्या 0 होनी चाहिए। अगर 4 मान लो हमने ए लिखा गुणे बी का, ऐसे किया मान लो, ठीक, नॉर्मल गुणा कर रहे हैं। अगर ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है तो क्या आंसर 0 आ सकता है? नेवर। अगर बी 0 हो जाए तो आंसर 0 हो सकता है, ए 0 हो जाए तो आंसर 0 हो सकता है। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखें, ए भी 0 ना हो, बी भी 0 ना हो, तब भी आंसर 0 आ सकता है अगर वो दोनों लंबवत है तो। समझ में आई बात? सो ए बी कॉस 90 डिग्री और ये आंसर आ गया 0। इसका उपयोग आपको आगे अभी देखने को मिलेगा बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। आ रही बात समझ में? सो ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सिंपल सी बात है, डॉट लगाना ना भूलना यार। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? डी हो गए, आई मीन 4 पॉइंट। अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अनअकैडमी पर 24 सितंबर तक आप सभी को 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। 12 मंथ से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अभी 24 सितंबर तक आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वहां पर तो आपको 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको मेरे कोड का यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है गुरुजी लाइव, जैसा कि आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है। इस कोड का अगर यूज़ करेंगे विदाउट स्पेस कैपिटल लेटर, ध्यान दीजिएगा, ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप प्लान बना रहे हैं अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस को देखने के लिए, सो देर मत कीजिएगा, नहीं देर हो जाएगी सो प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड एग्जाम्स पास में। तो चलें हम लोग अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, डी के बाद क्या आता है ABCD में यार, मुझे आता ही नहीं, ई बोलते हैं। हाँ, अगर दो समांतर, अब लिखो, दो समांतर सदिशों का, लिखो जल्दी से, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखा आपने? दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम A डॉट B करें और ये समांतर हैं, और दो सदिश समांतर कब हो सकते हैं? जब एक मार्कर भेज दो अब तुम नया वाला, हाँ घर पे छुपा के रखा है। देखो नेमो जब देखो छुपा लेती है। ए व बी कब हो सकते हैं समांतर? या तो ऐसे एक सदिश जा रहा है, दूसरा सदिश ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो अगर ये बी है, यहां से चल रहे हैं दोनों, और ये ए है, तो इनके बीच का कोण कितना है बच्चों? 180। अगर 180 है तब हो सकते हैं। अगर इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, ये ऐसे जा रहा है और दूसरा वाला इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, दोनों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो यहां पे थीटा बराबर कितना है? 0, और यहां पे थीटा है 180। दो केस पॉसिबल है, ठीक है। सो ए बी, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः हेडिंग डाल ही लिए हो गए, ए बी कॉस, और आंसर क्या आएगा? 0। देखो बच्चों, इसके लिए मुझे सॉरी बोलना, ठीक है, मतलब मैं सॉरी बोलूँगा कि नोट्स बोल बोल कर लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हम 20 मिनट के या 1 घंटे के लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोल बोल कर लिखवा रहे हैं और ये सब कुछ आपको समझा रहे हैं। आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसका नोट्स टेलीग्राम पे कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पूरा ये वीडियो
बना लेता हूँ, उसके बाद ही नोट्स लिखा जाता है, ठीक है। सो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो ए बी कॉस 0, अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। इसका मतलब यहाँ से आंसर आएगा ए बी जब 0 बनेगा, तथा अगर ए डॉट बी किया जाए और कोण हो जाए ए बी कॉस 180, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, इसलिए यहाँ से आंसर आएगा माइनस का ए बी। तो दो केस पॉसिबल हैं कि इनका ऋणात्मक भी हो गया, ठीक, 0 भी हो गया, और देखो धनात्मक भी हो गया, सारी चीज़ें भी हो गई। और अगर ये समांतर है तो परिमाणों के गुणनफल के बराबर भी हो गया। ये प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। सो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ई वाला पॉइंट भी आ गया होगा समझ में। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट है ई के बाद एफ नंबर पॉइंट। अब लिखिएगा किसी सदिश का स्वयं से गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। क्या कहें हम लाल, किसी सदिश का स्वयं से गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब कि हम लोग क्या लिखेंगे कि मान लो कोई सदिश है, ठीक है, कोई सदिश है जिसको हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं। हमने मान लो आपस में गुणा किया, ये हो गया। सो अगर आपस में गुणा करेंगे सो इसका मतलब ए डॉट ए और कॉस थीटा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये ऐसे है, ठीक है, सॉरी लाइट का इशू हुआ यहाँ पे, सो अभी ठीक है, ए डॉट ए, ठीक है। अब अगर एक सदिश मान लो ये है तो दूसरा सदिश भी इसी के ऊपर ही होगा ना, तो थीटा कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि ये सवाल बच्चे जरूर पूछेंगे सर जी 0 कैसे आया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन का मतलब रखता ही नहीं हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे आप सर जी समझ में नहीं आया। समझ में तभी नहीं आएगा जब आप 20 से कभी देखना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी क्लास को देखा है तो डाउट नहीं होंगे, ठीक है। तो ए डॉट ए कॉस 0, तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, सो ये हो गया ए डॉट ए, और इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा एफ पॉइंट था। ई एफ के बाद क्या आता है, जी, ठीक है, जी नंबर पॉइंट, ठीक। अब जी नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम महा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। हमारा पॉइंट है एकांक लंब कोणीय सदिशों का अदिश गुणनफल और लिख सकते हैं संबंध। बच्चों ध्यान देना, एकांक लंब कोणीय सदिश, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एकांक लंब कोणीय सदिश, जैसे कि मान लो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया, तो ये हमारा i वेक्टर i कैप कहलाएगा, ये हमारा j कैप कहलाएगा, ये हमारा k कैप कहलाएगा। ये एकांक है, इसका मतलब इनका परिमाण बच्चों 1 है, और ये एकांक है और लंब कोणीय है, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, दैट इज ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक उधर को जा रहा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तीसरी जेड एक्सिस जो आपके मुंह की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये हो गए, इनको इस पर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3D डायग्राम है और हर जगह से 90 बनाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि आई का आई से प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, आई का आई से करेंगे तो बच्चों आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कोण बनेगा 0 डिग्री का, और आई का जब हम आई से करेंगे सो आंसर आएगा बच्चों आई स्क्वायर, जैसा ऊपर मैंने आपको बताया है। और आई स्क्वायर और आई की वैल्यू 1 है क्योंकि वो हमारा एकांक है, इसलिए यहां से आंसर आएगा 1। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको केवल इतना बताया जाएगा कि आई को आई से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है, बस इतना बताया जाएगा। आपको यह बताया जाएगा कि जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है, आपको यह बताया जाएगा कि के को के के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, खुद का खुद से मल्टीप्लिकेशन लंबकोणीय सदिशों में आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब खुद का खुद से ना किया जाए तो एंगल बनेगा बच्चों 90 डिग्री का। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो यहां पर एंगल जो बन रहा है वो 90 का, और अगर मैं 0 डिग्री की जगह पे 90 रख दूं, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करूं, सो आंसर बच्चों कितना आएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब आई को अगर जे के साथ मल्टीप्लाई करें सो आंसर बच्चों आएगा 0।
अगर j को हम k के साथ मल्टीप्लाई करें सो आंसर आएगा 0, और अगर हम k को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखो डॉट लगाना, क्रॉस मत लगाना, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, इसी में पुट करके देख लो। और ये 12th क्लास की मैथ में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 कहाँ से टपका और ये 0 कहाँ से टपका। सिंपल सी बात समझ में आ गई। F पॉइंट हो गया, G पॉइंट हो गया, A B C D E F G 7 हो चुके हैं। अभी 1-2 और बता दूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। चलो ये 7 प्रॉपर्टीज ही काफ़ी हैं। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद तब हम लोग अदिश गुणनफल को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करते हैं। आप लिखिए कॉपी पे, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 4i, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 4i माइनस j, माइनस का j और प्लस का 2k तथा b बराबर i प्लस 2j माइनस k परस्पर लंबवत है। यह सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? सिद्ध कीजिए कि a बराबर 4i माइनस j प्लस 2k, b बराबर i प्लस 2j माइनस k परस्पर लंबवत है। यह सिद्ध करके दिखाना है आपको। सो अगर मुझसे ये बोला गया है कि ये परस्पर लंबवत है तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ये परस्पर क्या है? लंबवत है। अगर परस्पर लंबवत है तो मैंने आपको बताया था कि अगर लंबवत है तो इसका मतलब a डॉट b करोगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। और परस्पर लंबवत का मतलब क्या है कि हमारा थीटा बराबर 90 आएगा, ठीक है? सो हम लिखेंगे कि हल में लिखेंगे इसलिए a डॉट b बराबर 0, और a डॉट b का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं मेरे लाल? होता है। आप भी कह दोगे होता है। अब a की वैल्यू कितनी है? 4i, इसकी वैल्यू माइनस का j और प्लस का 2k। कभी कभी आपको ये रात में नींद आती हो, जब नींद नहीं आती होगी, आप हमारे बारे में सोचते होंगे तो आप कहते होंगे सर जी बहुत बड़ा पागल है ना? क्यों ऐसा सोचते हो तुम लोग? हाँ, सोचते हो? जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। नहीं ना? सोचते हो तो अच्छी बात है और नहीं सोचते हो तो गंदी बात है। क्यों गंदी बात है? सोचा करो यार, इस तरह से पढ़ाते हैं चिल्ला चिल्ला के। चलो देखो, अब इनके मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। ये वो नहीं है कि 4i उठाया, खट से इनका, खट से इनका, खट से इनका, ये वही है मेरे लाल। पर आपको मैंने बताया है कि अगर i का मल्टीप्लाई i से करोगे तब वही आंसर आएगा। i का मल्टीप्लाई j से करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ये बात बताई था आपको कि i को j से करोगे 0 होगा। तो ऐसा करो ना, इनको आसान एक तरीका सीखते हैं कि i को केवल i से करो, j का केवल j से करो, k का केवल k से करो, क्योंकि i का j से करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई करो ही ना। तो इसीलिए कहते हैं कि टीचर बता देगा, इनका नया तरीका है कि आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, के को के कर से करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं पता नहीं, मैंने आपको बताया ना क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आई को आई से करेंगे तब भी आंसर आएगा क्योंकि वो 1 होता है, और आई को जे से करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि अभी हमने आपको सिद्ध करके बताया था कि आई और जे मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा। सो इसीलिए होता है ऐसा। सो 4i को i से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 4i स्क्वायर। फिर उसके बाद j का j के साथ करोगे, सो j का j के साथ 2 1 2 दैट इज 2 माइनस प्लस माइनस और j स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 2k के माइनस का 2k और k और स्क्वायर और cos थीटा बराबर 0। देखो i स्क्वायर का मान 1, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तो गायब ना कर दो उसको, ये आ गया, अरे cos थीटा खा गया। 4 में 2 गए, 2 बचे, तो यहां से आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, यहां से आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। और अगर यहां से आंसर 0 आ गया और इधर लिखा हुआ है cos थीटा, इधर भी हो गया 0, तो इसका मतलब 0 बराबर किसके हो गया 0,
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो आ गया है 0। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी को परेशानी नहीं ना। एक और तरीका है कि आप लिख सकते हैं परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत लिखने के बाद इसको यहाँ से हटा दिया ताकि आपके मन का डाउट हम खत्म कर दें। इसको यहाँ से हटा दिया, जब इसको आपने यहाँ से हटाया तो आप लिख सकते हैं कि A डॉट B वेक्टर लगाया, ऐसे करके ऐसे कर लो, ऐसे कॉपी पे नोट कर लेना, सारा डाउट खत्म। 0 आ गया तो इसका मतलब लंबवत है, खत्म बात। समझ गए, आसान है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आप खुद करके देखिएगा और बताइएगा कि लिखिए क्वेश्चन P का वह मान ज्ञात कीजिए। लिखिए क्वेश्चन P का वह मान ज्ञात कीजिए, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए A बराबर, बच्चों लिखिए P का वह मान ज्ञात कीजिए, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए A बराबर 2i प्लस का 2j प्लस का PK। हाँ, PK, KP होता तो कमला पसंद ही कह देते कम से कम। B बराबर, वेक्टर लगा लेना मेरे लाल, B बराबर दिया है 2i, ठीक है, माइनस का 3j और प्लस का K। ठीक बच्चों, ये दिया हुआ है। तो और लिखा है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए A बराबर इतना, B बराबर इतना परस्पर लंबवत हो और जिसके लिए दो सदिश परस्पर लंबवत हो। इसका मतलब मुझे यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है और P की वैल्यू निकालेंगे कैसे कि इनके डॉट प्रोडक्ट बराबर हम लोग 0 लिखेंगे। कर लोगे या नहीं, मैं करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि ये परस्पर लंबवत है, चूंकि क्या लिखा है, परस्पर गलत लिखा है, परस्पर लंबवत है। बच्चों देखो, ये सब चीज़ें मैं काटता पीटता नहीं हूँ कि एडिट करूँ, पढ़ाया, नो एडिटिंग। स्टार्ट में जो बकवास करते हैं 1-2 मिनट मान लो फ्लो बनाने में लग गया, उसको काटा, लास्ट में बाय बोला, बंद किया कैमरा तो उसमें काटा, बस बीच में क्या बोला क्या नहीं बस आप लोग जानो, ठीक है, कभी काटता नहीं हूँ। तो परस्पर लंबवत है, तो अगर परस्पर लंबवत है तो इसलिए हम लोग A डॉट B करेंगे, सो आंसर आएगा 0। ये बात समझ में आ गई। तो अगर 0 आएगा तो हम इनको करना शुरू करते हैं। सो हमने लिखा A डॉट B बराबर क्या लिख दिया हम लोगों ने 0, ठीक है, हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। तो अब इनको करो जल्दी से। तो हमने लिखा 2i, शॉर्ट में करेंगे 2i 2j, और कभी कभी अगर मान लो j वाला टर्म हो ही ना तो उसकी जगह पे आप 0 लिख लेना, 0j, मान लो कोई वाला ना हो, j वाला ना हो तो 0j लिख लेना, i वाला ना हो, मान लो इसमें ये 3k ना दिया होता, 3j ना दिया होता, 2ik लिखा होता, तो अपने मन से 0j लिख लो, चाहे जोड़ के लिख लो चाहे घटा के लिख लो, आएगा आंसर 0 ही। ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक। सो ये हो गया, और प्लस का PK पिक्चर देखे हो ना तुम लोग, PK पता नहीं कौन सी मूवी थी, हमको तो नाम ही नहीं याद उसका फिलहाल। ठीक, ये बात समझ में आ गई। देखो अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। 2 2 4, ठीक, आई स्क्वायर खत्म, जैसा भी पहले बताया था। 2 3 6, फिर हमने आपको बताया था कि ये हो गया P और इसका, तो आंसर कितना आएगा, P 1 जा P और K 1 हो गया, तो आ गया P। ठीक, अगर ये परस्पर लंबवत है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है 0। तो यहाँ से आया हमारे पास माइनस का 2 प्लस का P बराबर 0, तो P बराबर आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2। समझ गए, कुछ था, नथिंग ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें देख ली। अब हम लोग अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। चलो अभी जल्दी से सबसे पहले अब स्क्रीनशॉट ले लो। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जैसे आप लोगों ने इतना टाइम लगाया है दो सदिशों के अदिश गुणनफल को सीखने में, उससे ज़्यादा कहीं टाइम लगेगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल सीखने में। और मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत जल्दी जल्दी बताकर इस वीडियो को मैं जल्दी से ख़त्म कर दूं।
तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, आप लोगों को समझ में आ जाए, सो इसलिए मैंने ये सोचा कि अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा वीडियो नंबर 3 था। वीडियो नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आपको ये चीज़ मैथ्स में भी फायदा करेगी। इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको सीखने को मिलेगा। व्यू जिसे कहते हैं या सारणिक कहते हैं, ये आपको 11th क्लास की मैथ में भी मदद करेगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी, ये 12th में है, सॉरी 11th में नहीं। सो इतनी बात समझ में आई। सो पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। अगले वीडियो को इंतजार कीजिएगा, वीडियो नंबर 4 का। और ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल अगर आपको अदिश गुणनफल अगर आपने कुछ सही से नहीं समझा है, आपको लगता है कि नहीं कुछ और बताना चाहिए, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अगर आप ये वीडियो देखकर कमेंट करके बताते हैं तो हम उसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकेंगे। चले अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो नंबर 4 में हम लोग देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे आज ही, बट ऐसा नहीं हो पाया। पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस पिछले टॉपिक में जो अभी डिस्कस किया है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। यूं ही आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो।